सोचिए, एक लड़का जो मेले में पकौड़े बेचता था, वो आगे चलकर भारत का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की, जिन्होंने शून्य से 75,000 करोड़ रुपए का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक इतनी मामूली शुरुआत से कोई इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और इस असाधारण कामयाबी के पीछे छिपे राज को समझते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है और धीरूभाई अंबानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से, जहां के हालात ने उन्हें स्कूल छोड़कर बहुत छोटी उम्र में ही काम करने पर मजबूर कर दिया था। धीरूभाई का जन्म 1932 में एक स्कूल टीचर के घर हुआ था, लेकिन उनका मन कभी भी किताबी पढ़ाई में नहीं लगा। उन्होंने परिवार की जरूरतों को समझा और अपना रास्ता खुद बनाया। और उनका पहला बिजनेस वेंचर पास के मंदिर में लगने वाले मेले में पकौड़े बेचना। यहीं से पहली बार उनकी बिजनेस की समझ सामने आई। पकौड़े बेचना तो बस एक शुरुआत थी। उनके सपने कहीं ज्यादा बड़े थे और उनके बिजनेस की असली पढ़ाई, उनकी रियल वर्ल्ड एमबीए, भारत से हजारों मील दूर यमन में हुई। साल 1950 में जब वो सिर्फ 17 साल के थे, धीरूभाई अपने भाई के पास यमन चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी से शुरुआत की। लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनके लिए बिजनेस की दुनिया का असली स्कूल था, जहां उन्होंने कामयाबी के सबसे जरूरी सबक सीखे। उनकी सोच हमेशा से ही अलग थी। देखिए, वो सड़क पर 10 पैसे की चाय पीने की जगह 5 स्टार होटल में 1 रुपए की चाय पीते थे। क्यों? क्योंकि वो इसे एक इन्वेस्टमेंट मानते थे। वो अमीर व्यापारियों के बीच बैठकर ये सुनते थे कि वो बिजनेस की बातें कैसे करते हैं, पैसा असल में काम कैसे करता है। और यहीं पर उन्होंने बिजनेस का अपना पहला बड़ा सबक सीखा, आर्बिट्राज। उन्हें पता चला कि यमन की जो करेंसी थी, रियाल, उसके सिक्कों में लगी चांदी की कीमत सिक्के की वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। और ये एक ऐसा मौका था जिसे वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने बड़े पैमाने पर रियाल के सिक्के जमा करना शुरू कर दिया। फिर उन सिक्कों को पिघलाकर उनसे चांदी निकाली और उस चांदी को सीधे लंदन के बुलियन मार्केट में बेच दिया। ये एक बहुत ही दाढ़सी और अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद स्कीम थी, जिसने उन्हें अपनी पहली बड़ी पूंजी दी। यमन में पैसा कमाने के बाद 1958 में धीरूभाई भारत वापस आ गए। लेकिन अब असली चुनौती थी मुंबई के कपड़ा बाजार में अपनी जगह बनाना, जहां पहले से ही बड़े व्यापारियों का एक मजबूत किला बना हुआ था। उस वक्त मुंबई का कपड़ा बाजार कुछ यूनियनों के कंट्रोल में था। एक तरफ फैक्ट्री मालिक धागा बहुत ऊंचे दाम पर बेचते थे, तो दूसरी तरफ थोक विक्रेता तैयार कपड़ा बहुत कम दाम पर खरीदते थे। मतलब अंबानी जैसे किसी भी नए व्यापारी के लिए मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन था। दोनों तरफ से घेराबंदी थी। लेकिन धीरूभाई झुकने वालों में से नहीं थे। जब एक भ्रष्ट आईएएस अफसर ने उनके गोदाम को बंद कर दिया, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपने सभी व्यापारियों का माल उस अफसर के घर के ठीक सामने सड़क पर ढेर करवा दिया। नतीजा, अफसर को झुकना पड़ा और बाजार के दरवाजे खोलने पड़े। मुंबई के बाजार में अपनी जगह पक्की करने के बाद अब वक्त था अपने खुद के साम्राज्य की नींव रखने का। और यहीं से शुरू हुई रिलायंस की वो उड़ान जिसने सबको हैरान कर दिया। 1966 में उन्होंने गुजरात के नरोदा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल के साथ रिलायंस की शुरुआत की। सफर मुश्किल था, लेकिन सिर्फ 11 साल में 1977 तक कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और फिर आया साल 1978, जब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत के शेयर बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। ये नंबर देखिए, 58,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन छोटे निवेशकों की संख्या है जिन्होंने रिलायंस के पहले आईपीओ में पैसा लगाया था। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। धीरूभाई ने भारत के आम आदमी को अपनी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनाया और लोगों ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया। और ये उनके बिजनेस करने की स्टाइल का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्होंने अपना विमल ब्रांड लॉन्च किया, तो रिटेलर्स से ये जबरदस्त वादा किया, सोचिए, नुकसान हुआ तो मेरा, फायदा हुआ तो आपका। इस एक लाइन ने पूरे टेक्सटाइल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में तहलका मचा दिया और विमल को घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन धीरूभाई सिर्फ कपड़ों तक नहीं रुके। 80 के दशक में उन्होंने भविष्य को भांपते हुए
पेट्रोकेमिकल्स में कदम रखा। 90 का दशक आते आते रिलायंस दुनिया के कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। फिर उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली और आखिर में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाकर सबको चौंका दिया। ये उनकी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा सबूत था। तो आखिर में धीरूभाई अंबानी अपने पीछे क्या छोड़ गए? सिर्फ एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत जिसने भारत के बिजनेस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1977 में 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 2002 में 75,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक तरह का धमाका है। ये दिखाता है कि धीरूभाई का विजन कितना बड़ा था और उसे हकीकत में बदलने की उनकी क्षमता कितनी जबरदस्त थी। 1986 में उन्हें एक बहुत गंभीर स्ट्रोक हुआ जिससे उनका दाहिना हाथ पैरालाइज हो गया, लेकिन ये चीज़ भी उन्हें रोक नहीं पाई। इसके बाद भी उन्होंने 16 और सालों तक कंपनी को लीड किया, जो उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे को दिखाता है। उनके काम को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिली। उन्हें वॉटन स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से सम्मान मिला, उन्हें कई बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया और अनगिनत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वो अभी ग्लोबल बिजनेस लीडर बन चुके थे। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 350 स्क्वायर फुट के एक छोटे से कमरे से अपनी यात्रा शुरू की थी और अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गए जो आज भी भारत की इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी ताकत है। धीरूभाई की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि एक साधारण आइडिया और असाधारण हिम्मत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे आसपास ऐसे कौन से छोटे छोटे आइडियाज हैं जिनमें अगला बड़ा साम्राज्य बनाने की ताकत छिपी हुई है।